हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी मित्रजनों का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेरी ट्रिक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बगल में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आप हमारे वीडियो को आसानी से वॉच कर सकें। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आपके उपयोगी है तो आप हमारे चैनल वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों, यह वीडियो हमारा राज्यसभा का पार्ट 2 है जिसमें हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, आज का पहला सवाल हमारा आपके सामने ये रहा। संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा सीटों के स्थानों के आवंटन की बात की गई है? दोस्तों, यहाँ पर अनुसूची पूछा गया है, ना कि अनुच्छेद। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा चौथी अनुसूची, ऑप्शन नंबर 3, अनुसूची चौथी। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्यसभा सीटों का आवंटन किस आधार पर किया जाता है? तो दोस्तों, जो राज्यसभा की सीटें होती हैं उनका जो आवंटन होता है वो किस आधार पर होता है? जनसंख्या के आधार पर, या भाषा के आधार पर, या साक्षरता के आधार पर? तो दोस्तों, लोकसभा के ही तरह राज्यसभा की सीटों के आवंटन का आधार भी हमारा जनसंख्या ही होता है। दोस्तों, जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा सीटों का आवंटन किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा सदस्यों की योग्यता के बारे में बताया गया है? मतलब दोस्तों, संविधान सभा में यह बताया गया है कि राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उनकी योग्यताएं क्या होगी। तो इसके लिए दोस्तों अनुच्छेद 84 है जो कि बताता है। अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के अयोग्यता के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 102 इसका सही उत्तर होगा, जो कि अयोग्यता के बारे में बताता है। दोस्तों, यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा सा योग्यता अयोग्यता के दोनों के बारे में क्यों बताया गया। जैसे योग्यता दोस्तों क्या है कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो, उसे पागल या दिवालिया घोषित ना किया गया हो। ये सारी दोस्तों योग्यता है। अयोग्यता दोस्तों इस प्रकार है, जैसे कि वह किसी लाभ के पद पर है तो वह ऑलरेडी अयोग्य हो गया, या कि वह किसी दूसरे पद को धारण कर लेता है तब भी वह दोस्तों अयोग्य हो जाएगा। तो यह दोस्तों इसकी योग्यता है जो कि अनुच्छेद 102 में दी गई है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 5, राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? विधानसभा के सभी सदस्य, या विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, या विधानसभा व विधान परिषद दोनों के सदस्य? तो दोस्तों, इसमें मात्र विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा उस राज्य के राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन चुनाव किया जाता है। और जिसमें दोस्तों विधानसभा नहीं होगी वहाँ से उस राज्य या उस केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में सांसद नहीं चुने जाते हैं। जैसे कि हमारे देश में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से मात्र अभी 2 में ही दिल्ली व पुडुचेरी से राज्यसभा सांसद चुने जाते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, या दोनों विधि से? तो दोस्तों, राज्यसभा का निर्वाचन हमने जैसे ऊपर देखा विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं, ना कि जनता करती है। इसलिए इसका चुनाव अप्रत्यक्ष माना जाता है, क्योंकि जनता इसमें डायरेक्ट भाग नहीं लेती, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं, तो यह अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी रिक्त सीट को भरने के लिए कराए जाने वाले उपचुनाव से चुने जाने वाले राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, 2 वर्ष, या शेष अवधि के लिए? दोस्तों, इसका मतलब क्या है प्रश्न का? जैसे कि किसी राज्यसभा सदस्य की मृत्यु हो जाती है, वह त्याग पत्र देता है, या किसी कारणवश वह रिक्त हो गई, अब उस रिक्त सीट को भरने के लिए उपचुनाव कराने की हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों, जितने शेष अवधि बचेगी उस राज्यसभा संसद की, उतने ही शेष अवधि के लिए उपचुनाव का कार्यकाल होता है। शेष अवधि के लिए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, 4 वर्ष, या 5 वर्ष? तो दोस्तों, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल हमारे यहाँ भारत में 5 वर्ष होता है, क्योंकि दोस्तों राज्यसभा का सभापति कौन होता है?
हमारे उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष होता है। इसलिए राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल भी दोस्तों 5 वर्ष हुआ। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? दोस्तों ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। तो राज्यसभा का सभापति जो कि उप राष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, संसद के संयुक्त अधिवेशन में राज्यसभा सदस्यों के मतों का मूल्य कितना होता है? जैसे दोस्तों हमने देखा था कि लोकसभा की अपेक्षा राज्यसभा को कम शक्तियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पर उसी से संबंधित एक प्रश्न है कि संयुक्त अधिवेशन में राज्यसभा सदस्यों के मतों का मूल्य कितना होता है? लोकसभा सदस्यों के मतों के बराबर मूल्य होगा, या लोकसभा सदस्यों के मतों का आधा होगा, या लोकसभा सदस्यों के मतों का 1/3 होगा? तो दोस्तों यहाँ पर संयुक्त जब अधिवेशन होता है तो जो वोट पड़ती है और राज्यसभा का सदस्य चाहे लोकसभा का, उन सभी के मतों का मूल्य दोस्तों एक बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लोकसभा सदस्यों के मतों के बराबर ही राज्यसभा सदस्यों के मतों का मूल्य बराबर होता है। कब? जब संसद का संयुक्त अधिवेशन चल रहा हो और वहाँ पे मत करवाया जाए। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 11, राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कब तक रोके रख सकता है? ऑप्शन है 2 माह, 28 दिन या 14 दिन। तो दोस्तों राज्यसभा किसी धन विधेयक को अपने पास मात्र 14 दिन तक रोके रख सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 14 दिन। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, राज्यसभा के उपसभापति कौन होते हैं? ऑप्शन दोस्तों लोकसभा सदस्यों में से, ऑप्शन 2 राज्यसभा सदस्यों में से, ऑप्शन 3 विधानसभा सदस्यों में से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा राज्यसभा सदस्यों में से राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, सभापति की अनुपस्थिति में सभा का संचालन कौन करता है? राज्यसभा सदस्यों में से कोई सदस्य, या राज्यसभा का वरिष्ठ सदस्य, या उपसभापति। तो दोस्तों जब भी सभापति या अध्यक्ष पीठासीन नहीं होंगे, उनकी अनुपस्थित होगी, तब उपसभापति उसकी अध्यक्षता करेगा या सदन का संचालन करेगा। क्योंकि उपसभापति दोस्तों इसलिए बना जाता है कि जब सभापति गैर मौजूदगी होगी, तब वहाँ पर उपसभापति अपना सदन का संचालन करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 14, वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष या सभापति उस सदन का नहीं होता? तो दोस्तों ऑप्शन है लोकसभा, या विधानसभा, या राज्यसभा। तो दोस्तों राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका सभापति या अध्यक्ष उस सदन का अध्यक्ष सदस्य नहीं होता। क्योंकि दोस्तों जो हमारा सभापति होता है या अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, वह उपराष्ट्रपति होता है। और दोस्तों राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल किसी सदन का सदस्य नहीं होते। यह निष्पक्ष रहते हैं, निर्दलीय रहते हैं, इनका कोई दल से संबंध नहीं होता, चाहे इनकी पूर्व में स्थिति जो कुछ भी रही हो। लेकिन राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल के पद से सुशोभित होने के बाद इनकी पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकते और यह किसी दल के नहीं कहलाते। दोस्तों आज का अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, 15वां प्रश्न, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में, या विधानसभा में, राज्यसभा में? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, राज्यसभा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।